हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग सेल्डन की थ्योरी को जाने कि सेल्डन की थ्योरी क्या था। तो हम देखे कि सेल्डन और क्रेस्मर का जो सिद्धांत है वो शारीरिक रचना के आधार पर था और हिप्पोक्रेट्स का जो सिद्धांत था वो स्वभाव के आधार पर था। अब हम लोग आज जानेंगे कार्ल जूंग का सिद्धांत। कार्ल जूंग का सिद्धांत भी प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है, लेकिन ये शारीरिक रचना और स्वभाव को आधार मानकर नहीं, वो मनोवैज्ञानिक गुणों को आधार मानकर ये व्यक्तित्व का सिद्धांत दिए थे। उसके पहले हम लोग जाने कार्ल गुस्ताव जूंग के बारे में। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर प्रकार का सिद्धांत कौन दिए? तो कार्ल गुस्ताव यूंग। यूंग का पूरा नाम है कार्ल गुस्ताव यूंग। अब कार्ल गुस्ताव यूंग का जन्म कहाँ हुआ? जन्म कब हुआ? जन्म 26 जुलाई 1875 में उनका जन्म हुआ और निधन उनका 6 जून 1961 में हुआ। कार्ल गुस्ताव यूंग बचपन से ही थोड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से वो जागरूक रहते थे। हर एक चीज का तर्क वितर्क करना उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। अब उनकी उपलब्धि वो स्विट्जरलैंड में बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक के रूप में वो विकसित हुए। वो मनोवैज्ञानिक गुणों में चिंतन, भावना, संवेदन और अंतर्दृष्टि, इन 4 आधार गुणों को आधारभूत मानकर इसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किए। उनके अनुसार से जो व्यक्ति जितना ज्यादा चिंतन कर रहा है या कम चिंतन कर रहा है, वो कितना भावात्मक है, कितना उसमें भावना कम है, संवेदन कितना है, कितना वो संवेग दिखाता है, कितना वो अपने संयम और संतुलन को बनाए रखता है, और वो अंतर्दृष्टि वो कितने सूझबूझ के साथ कोई भी कार्य करता है, तर्क वितर्क के साथ करता है। ये सारे चीजों के गुणों के आधार पे उन्होंने कार्ल जूंग ने व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। अब एक प्रश्न यहाँ ये आता है कि कार्ल गुस्ताव यूंग जो थे उनके व्यक्तित्व सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो कार्ल गुस्ताव यूंग के अनुसार जो प्रकार का सिद्धांत दिया गया था उसे मनोविश्लेषक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किस सिद्धांत से? मनोविश्लेषक सिद्धांत। कहीं कहीं ये रहेगा मनोविश्लेषक प्रकार सिद्धांत। तो कार्ल जूंग का मनोविश्लेषक सिद्धांत के बारे में अब आगे चर्चा करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कार्ल जूंग जो थे व्यक्तित्व के सिद्धांत का वर्गीकरण कितने भागों में किए। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जूंग का वर्गीकरण। जूंग सर्वप्रथम 2 भागों में किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्गीकरण किए थे। पहला बहिर्मुखी, दूसरा अंतर्मुखी। बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट, ऐसे व्यक्ति बहुत ही खुशमिजाज होते हैं, सामाजिक होते हैं, भावुकता कम होती है, समायोजन की क्षमता बहुत ही ज्यादा होता है। अर्थात इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति वाचाल और सामाजिक होते हैं। खुशमिजाज होने के कारण वो हमेशा नकारात्मक परिस्थितियों में भी अपने आप को एनर्जी से भरा हुआ महसूस करते हैं। कम भावुक होने के कारण आलोचना से इन्हें कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती। कोई भी कार्य करने से पहले वो ये परिणाम सोचकर कोई भी कार्य नहीं करते कि कितना हमें आलोचना, कितना हमें पृष्ठपोषण मिलेगा। समायोजन की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है। किसी भी परिस्थिति के अनुसार वो अपने आप को समायोजित कर सकते हैं। अब इस तरह के कार्य होने के कारण समायोजन की क्षमता है, भावुकता कम होने के कारण कहीं ना कहीं वो अपने इच्छाओं को दबा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कहीं ना कहीं दबाएंगे, तो ज्यादा दबने के बाद वो ज्वालामुखी की तरह फटना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसा नहीं कि इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सारे लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को कभी भी भविष्य में अगर कोई मानसिक रोग हो सकता है तो वो हो सकता है हिस्टीरिया में क्या होता है कि भावनाएं अनियंत्रित हो जाती है, भावना पे अपना कोई नियंत्रण नहीं रहता और वैसे व्यक्ति ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। ये ज्यादातर 14 से 25 साल के व्यक्तियों में ज्यादा होता है।
ये हिस्ट्रिया जरूरी नहीं कि 100% जो बहिमुखी एक्सट्रोवर्ट के व्यक्ति वो सारे लोगों में है। कुछ लोगों में अगर कभी संभावना व्यक्त किया जाता है कि अगर हो सकता है मानसिक रोग, तो हिस्ट्रिया जैसा रोग हो सकता है। अब बात करते हैं अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। अंतर्मुखी व्यक्ति आत्मगत होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, शर्मीले होते हैं, कल्पनाशील होते हैं और अधिक भावुक होते हैं। आत्मगत यानी कि वे व्यक्ति केवल अपने आप के फायदे और नुकसान को ध्यान में रखते हुए उसी में रुचि रखते हुए क्रिया करते हैं। उन्हें किसी अन्य व्यक्ति से कोई ज्यादा लगाव नहीं होता। अब आत्मगत है तो कहीं ना कहीं वो एकांत प्रिय हैं, अकेले रहना, अपने आप के बारे में सोचते रहना उन्हें ज्यादा पसंद है। अब एकांत प्रिय है तो शर्मीले भी हैं कि वो अपने बातों को, अपने भाव और विचारों को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते किसी दूसरे के सामने, क्योंकि वो अधिक भावुक हैं। वो उन्हें आलोचना से डर लगता है कि अगर मैं अपने बातों को व्यक्त करूं तो शायद सामने वाला मेरी बातों का कुछ आलोचना करे या मेरा मजाक उड़ाए। कल्पनाशील होते हैं, हमेशा वो ख्वाबी दुनिया में रहते हैं कि अगर मैं ऐसा होता तो ये कर लेता, अगर मैं ऐसा बनूं तो ये कर लूं। अर्थात ऐसे व्यक्ति ज्यादा दार्शनिक होते हैं, कवि, दार्शनिक, लेखक, इस तरह के व्यक्ति ज्यादातर अंतर्मुखी में ही होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर कभी भविष्य में कोई मानसिक रोग होने की समस्या हो तो वो हो सकता है मनोग्रासित बाध्यता रोग। कौन सा रोग? मनोग्रासित बाध्यता रोग, जिसको OCD के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि बिना कारण व्यक्ति हमेशा भय में रहता है, चिंतित रहता है कि कहीं मेरे साथ कोई अप्रिय घटना न घटित हो जाए, कहीं मेरे साथ कुछ गलत न हो जाए। अगर सामने वाला आपस में कुछ बात कर रहा है तो कहीं ये मेरे बारे में कुछ गलत बात ना कर रहा हो। लेकिन आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि केवल 2 प्रकार के व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं होता, अंतर्मुखी और बहिमुखी नहीं होता। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिनमें दोनों का मिश्रण होता है। तो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने इसमें एक और नाम जोड़ा जिसका नाम था उभयमुखी, एम्बिवर्ट। ऐसे जो कहीं कहीं किसी परिस्थितिवत बहिमुखी होते हैं और किसी परिस्थितिवत वो अंतर्मुखी होते हैं। अब जैसे कि हो सकता है कुछ व्यक्ति आत्मगत हो लेकिन भावुक कम हो, या हो सकता है कि वो व्यक्ति बहुत ही खुशमिजाज और सामाजिक हो लेकिन भावुकता ज्यादा हो या शर्मीले हो। तो ऐसे व्यक्ति को हम उभयमुखी कहते हैं, जो किसी परिस्थिति में वो बहिमुखी होते हैं, किसी परिस्थिति में अंतर्मुखी होते हैं। अब जैसे कि बहुत से विद्यालय में आप छात्र को ही देख लीजिए, कुछ छात्र शिक्षकों के सामने अपनी बातों को बहुत ही स्पष्ट रूप से रख लेते हैं, अपने मित्रों के सामने रख लेते हैं, लेकिन वो घर में हो सकता है कि वो अंतर्मुखी स्वभाव के हों, बहुत ही शांत रहते हों। कोई भी कारण हो सकता है, वहां का वातावरण घर का हो सकता है, या वहां का वंशानुक्रम भी हो सकता है, परिवार के लिए उन्हें डर, कोई भी फैक्टर जो है उन्हें अंतर्मुखी कर सकता है। अब कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो घर में तो बहुत ही ज्यादा वो बहिमुखी रहेंगे, दूसरों के लिए केयर करने वाले, सबके बारे में सोचने वाले, लेकिन विद्यालय में वो अंतर्मुखी हो जाते, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट्स, यही था यूंग का वर्गीकरण। आज इसके बारे में चर्चा हो गई। अगर यहाँ इस यूंग के वर्गीकरण में किसी तरह का कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सजेशन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।